हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे सर, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बेटा, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज इस वीडियो के अंदर हम सितंबर 24 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर डिस्कस करेंगे। बेटा देखेंगे क्या क्या गलती कर दी थी आपने, उन्हें कैसे हमें ठीक से सॉल्व करना चाहिए था, और साथ में बेटा सीखेंगे कुछ ट्रिक्स भी जिससे हम सर क्वेश्चन कैसे जल्दी और अप्रोप्रिएटली और बिल्कुल करेक्ट तरीके से हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है जी, तो सारी चीज़ें समझेंगे। प्लस देखेंगे सर इंस्टीट्यूट ने कुछ खेला खेला है इसके अंदर। ठीक है जी, वो देखेंगे सर उन्होंने क्या खेला खेला है, तो वो भी देखेंगे। एक क्वेश्चन के अंदर उन्होंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया मामला इस बार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना मई सितंबर 24 का सजेस्टेड पेपर डिस्कशन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेटा चाहे एमसीक्यू हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, अब तो सर एमसीक्यू भी इंस्टीट्यूट ले जाने देता है, तो सर एमसीक्यू भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सर, जो केस बेस्ड एमसीक्यू था वो इस बार इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे आया था। तो अगले टाइम में सर मुझे लगता है कि रेशियो एनालिसिस या कैपिटल स्ट्रक्चर पे आएगा। चलिए फिलहाल सर देखते हैं इस बार जो केस बेस्ड सिनेरियो आया था किस पे था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। आरएस लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, मैंने पढ़ रखा है, किसी काम का नहीं है। मैंने फिर ये पढ़ रखा है, किसी काम का नहीं है। बस ये कहना चाह रहे हैं, आप मत छोड़ के आ जाना पेपर में भाई। आपको पूरा पढ़ना है, एक एक लाइन, किसी लाइन के अंदर कुछ भी छुपा हो सकता है। मैं तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसलिए मुझे पता है किसी काम का नहीं है। बस इसमें ये लिखा है सर, पुरानी मशीन की जगह नई मशीन लगाना चाहते हैं, और नई मशीन लगाने से क्या होगा सर, हर साल में इतनी एडिशनल यूनिट सेल होंगी। हर साल में बेटा जो यूनिट सेल होंगी उनका सेलिंग प्राइस ये होगा, और उनकी वेरिएबल कॉस्ट ये होगी, और फिक्स्ड कॉस्ट, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब पहले जितनी फिक्स कॉस्ट लगती आ रही थी उससे एडिशनल फिक्स कॉस्ट ये लगा रखी होगी। अब देखो बेटा, जब केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन होता है ना, जितने भी कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, देखो पहले जब पुराना हमारा कोर्स था नवंबर 23 तक, तब तक सर हमारे कंपलसरी क्वेश्चन होते थे खाली 20 मार्क्स के। मतलब सर क्वेश्चन नंबर 1 होता था हमारा सिर्फ कंपलसरी। आज की डेट में देखोगे बेटा तो कंपलसरी का जो लेवल है वो आपका हो गया है 44 मार्क्स का एक पेपर में। ठीक है, 44 मार्क्स का पेपर हो गया। कब हो गया सर 44 कैसे बेटा, 30 मार्क्स के एमसीक्यू कंपलसरी है, और 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 वो भी कंपलसरी है। यानी कि सर इंस्टीट्यूट 44 मार्क्स का अटेम्प्ट करने में मजबूर कर सकता है, जो पहले 20 मार्क्स पे करता था आपको। ठीक है जी, तो सर एक तो ये नुकसान हो गया हमारा एमसीक्यू आने से। दूसरा नुकसान क्या हो गया सर, जो हमारे क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के आते थे, अब वही क्वेश्चन 7 और 8 मार्क्स के आते हैं। तो इस वजह से बेटा पेपर लंबा हो गया है। तो इंस्टीट्यूट बेटा क्या करना चाह रहा है पेपरों के अंदर, वो पेपर लेंदी बना रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर जो पहले चीज़ 10 मार्क्स में आती थी अब वो 7 मार्क्स में आती है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ जाएंगे यार। ठीक है, तो बेटा देखो सिंपल सा फंडा है, जब भी आपके पास पेपर आए, आप जब पेपर पढ़ोगे, आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं और सबसे फास्ट तरीके से कर सकते हो। क्योंकि सर हमारा एग्ज़ाम में टारगेट होना चाहिए पहले 1 घंटे में 35 मार्क्स अगर हमने कर लिया। अगर बेटा पहले 1 घंटे में 35 मार्क्स हमने कर लिया, तो बचे हुए 2 घंटों में बेटा आप 70+ आराम से स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 70+, 80+, इवन 90+ भी बच्चे स्कोर कर लेते हैं जब पहले घंटे में 35 कर लेते हैं। तो फर्स्ट आवर के क्वेश्चन सेलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो जाता है। ठीक है, अगर आपको सर आइडेंटिफाई हो रहे कौन से क्वेश्चन करने तो वो कर लेना, वरना मेरी मानना सर केस बेस्ड एमसीक्यू पहले घंटे में मत करना, क्योंकि केस बेस्ड एमसीक्यू के अंदर इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप टाइम ज़्यादा लगाओ। ठीक है, आप बच्चों से पूछो जिन्होंने पहले अटैम्प्ट दिए, या आपने भी पहले अगर अटैम्प्ट दिया तो आपको ही पता होगा कि सर केस बेस्ड एमसीक्यू हम स्टार्ट तो कर देते, खत्म नहीं होता वो, 40 मिनट 45 मिनट पे आके हमें छोड़ना पड़ता है। ठीक है, और जो स्टार्टिंग में वो अगर वो प्रेशर बन गया आपके दिमाग में, पूरा पेपर का कबाड़ा कर देगा वो प्रेशर। ठीक है जी, तो पहले घंटे दिमाग पे सबसे कम प्रेशर हो वाले क्वेश्चन करो जो सबसे जल्दी और सबसे बढ़िया से हो जाए। ठीक है जी, चलिए तो ये देनी थी बेटा मुझे आपको यहाँ पे टिप, बहुत जरूरी है बेटा। कई बच्चे इस चीज़ को फॉलो नहीं करते और पहला घंटा अपना बर्बाद कर लेते, पहला घंटा बर्बाद, 99% आप पेपर में फेल हो जाओगे। चलिए तो बेटा हमने ही पढ़ा, इन्होंने कहा भैया ये एडिशनल यूनिट्स बिकेंगी 5 सालों में, ये एडिशनल सेलिंग प्राइस है, ये इसकी एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, और ये बेटा एडिशनल फिक्स कॉस्ट है। इसके बाद बोला सर जो नई मशीन आएगी ना ऑटोमेटिक वाली, पहले जो मैनुअल थी, अब उसके आगे जो सर जो नई मशीन आएगी वो 5 लाख रुपए की होगी, 5 साल की लाइफ होगी, 50,000 उसकी सालवेज वैल्यू होगी। ठीक है जी, और बेटा डेप्रिसिएशन लगेगा एसएलएम पे। अरे सर एसएलएम देख के तो बड़ा अच्छा लगता है, डब्ल्यूडीवी देख के तो सर लगता है काम बढ़ जाता है, लेकिन सर एसएलएम है तो बढ़िया है सर, हमारा डेप्रिसिएशन निकालना बहुत आसान हो जाता है, प्लस हर साल में सर बराबर होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर कॉस्ट, मतलब सर जो ऊपर हमें कॉस्ट दे रखी हैं इसमें सर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, मतलब सर डेप्रिसिएशन हमें अलग से डील करना है। सर प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा है कि हमारी कुछ कॉस्ट सेविंग भी होगी,
कितनी कितनी होगी हर साल की? सर हमें कॉस्ट सेविंग बता रखी है कि इतनी इतनी कॉस्ट सेविंग होने वाली है। बोला मशीन जो अभी हम करंटली यूज़ कर रहे हैं, मतलब सर जिसको रिप्लेस करके हम नई मशीन लाने की बात कर रहे हैं, तो जो करंटली यूज़ कर रहे हैं उसकी सर रिटन डाउन वैल्यू 0 है, लेकिन आज की डेट में अगर मैं उसे बेचने जाऊंगा तो 10,000 रुपये की बिक जाएगी। मतलब सर जो पुरानी मशीन है, अगर हम सर लाइन बनाएं, मैंने आपको लाइन कैसे बनाई थी सर? 0 पीरियड 5 पीरियड। बेटा न्यू मशीन की साल्वेज वैल्यू कितनी है? 50,000। न्यू मशीन का परचेज प्राइस कितना है सर? 5 लाख। और सर ओल्ड मशीन की साल्वेज वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपये। ये अभी तक सर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बोला सर बेटा इस लाइन पे ना ऐसे इन्फॉर्मेशन लिखते चले जाओगे तो कोई भी डेटा आपका स्किप नहीं होगा, ठीक है? वरना बड़ा क्वेश्चन होता है, कुछ ना कुछ सर स्किप करने के चांसेस हो जाते हैं, तो ऐसा लिखते हुए चलना साथ में। चलिए आगे चलते हैं सर। इसके बाद बेटा हमें बोला है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी 10%, मतलब सर डिस्काउंटिंग रेट 10% पे लेने का है। द टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर द कंपनी 30%। बेटा टैक्स रेट 30% है और कैपिटल गेन टैक्सेस को इग्नोर कर दो। अरे भाई देखते ही मन को इतनी शांति मिलती है ना, कैपिटल गेन टैक्स गए बाहर में। लेकिन सर अगर होते, हम तो सर सारी चीज़ों के लिए तैयार रखेंगे आपको, मान लो ये लाइन नहीं लिखी होती तो क्या करते सर? तो बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि सर एसएलएम मेथड फॉलो हो रहा है और एसएलएम में मैंने बताया था जितनी साल्वेज वैल्यू है उतनी हमारी बुक वैल्यू होती है, तो कोई कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस नहीं आता, ठीक है? लेकिन सर यहाँ पे जो 10,000 रुपये था बुक वैल्यू थी 0, तो ये हमारा कैपिटल गेन बन जाता और इस पे सर कुछ टैक्स आउटफ्लो हमारा आ जाता अगर क्वेश्चन में यारी लाइन नहीं दे रखी होती। लेकिन अब सर दे रखी है तो सर कैपिटल गेन इग्नोर करो भाई, ठीक है जी? कैपिटल गेन हमने इग्नोर कर दी। चलिए फिर आगे हमें बताया पीवी फैक्टर बता दिए, बहुत ही बढ़िया सर। छोटा सा क्वेश्चन था, मैं कहूँगा ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं था। अगर आप सितंबर 24 का एमटीपी जाके देखोगे उसमें देखना इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन भयंकर भयंकर बड़ा है, ठीक है जी? उसके सामने कुछ भी नहीं है, चूहा है बिल्कुल, ठीक है? चलिए सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर ईयर 2, 3 एंड 4, दूसरे तीसरे और चौथे साल का हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताना है। कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस फॉर ईयर 1, 2 एंड 3, ईयर 1, 2, 3 का हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस बताना है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो फॉर ईयर 1, 2, 3, बेटा 1, 2, 3 के जो हमने कैश फ्लो ऊपर बताए थे उसको डिस्काउंट करके बताना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू बतानी है पूरे प्रपोजल की और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड बताना है। चलिए सर देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना था। बेटा सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। सर किस साल में कितना कंट्रीब्यूशन हम कमाएंगे हमने वो लिख लिया। आपके पास ऑप्शन है, आप सेल्स लिखो माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिखो फिर नेट में कंट्रीब्यूशन दिखाओ। मैंने सीधे कंट्रीब्यूशन निकाल दिया भाई, आप सीधे भी कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी? वैसे भी सर एमसीक्यू में तो टिक ही करना है, ठीक है? अगर नॉन एमसीक्यू में भी है, डिस्क्रिप्टिव में भी आता है तो भी आप आराम से पहले कंट्रीब्यूशन सीधा निकाल सकते हो। माइनस आपने डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन कैसे निकला? सर 5 लाख की कॉस्ट थी, 50,000 की साल्वेज थी, 5 साल की यूजफुल लाइफ थी, तो बेटा 90,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। तो हमने सर डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। बेटा फिर हमें एडिशनल फिक्स कॉस्ट बोली थी, हमने वो भी लेस कर दी। और बेटा कुछ हमारी कॉस्ट में सेविंग हुई थी और ये सेविंग बिफोर टैक्स थी, तो हमने सर बिफोर टैक्स ही इसे ऐड कर दिया, ठीक है जी? तो हमारा सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। उसके बाद बेटा हमने 30% के हिसाब से टैक्स लेस कर दिया हर ईयर में से, हमारा सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। कैश फ्लो निकालने के लिए हमने डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया, तो हमारे कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस आ गए। तो पहला क्वेश्चन क्या था? दूसरे तीसरे और चौथे साल का पीबीटी बता दो। तो वो कहाँ पे सर? वो ये रहा, दूसरे तीसरे और चौथे साल का पीबीटी 1,45,000, 3,50,000 और 3,11,000। ये आ गया था हमारा करेक्ट आंसर। सेकंड में पूछा सर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस बता दो। तो वो कहाँ पे? वो ये रहे 1,60,000, 1,91,500 और 3,35,000। ये आ गया था हमारा करेक्ट आंसर। थर्ड में पूछा सर डिस्काउंटेड कैश फ्लो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के। बेटा डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, उसके बेसिस पे बेटा हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल लिए पहले 3 सालों के, और ये हमारा आ गया करेक्ट आंसर। फोर्थ में पूछा है सर हमें बता दो भाई कि हमारी एनपीवी कितनी आने वाली है। तो हमने बेटा यहाँ पे क्या करा, जितने भी हमारे ईयरली कैश फ्लो थी उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, प्लस बेटा हमने एक एंड में 50,000 की मशीन बेची थी उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। तो बेटा टोटल इनफ्लो कितने आ गए? ये 5 साल प्लस सर जो आखिरी में हमने साल्वेज करी थी वो, तो बेटा टोटल इनफ्लो आ गए हमारे 9,64,860। और इनिशियल आउटफ्लो कितने थे? 5 लाख, लेकिन 10,000 की साल्वेज थी तो नेट होके 4,90,000 थे। तो बेटा हमारी एनपीवी आ गई 4,74,000 समथिंग। तो हमने बेटा उसे भी यहाँ पे टिक कर दिया।
लास्ट पार्ट में पूछा है सर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। जब भी बेटा हमें डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना होता है तो हम देखते हैं जो हमारा इनिशियल आउटफ्लो था, इनिशियल आउटफ्लो कितना था 4,90,000 का, ये कितने साल में रिकवर हो गया। तो हमने बेटा पहले यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाले ईयर वाइज, हमने देखा इन दोनों साल के बीच में रिकवर हो रहा है, तो हमने बेटा यहाँ पे इंटरपोलेशन लगाया और हमने निकाल दिया 2.74 ईयर्स इज माई डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया है। देखो एग्जाम में प्रेशर होता है तो यही क्वेश्चन आपको भारी लगेगा, एग्जाम हॉल के बाहर सर प्रेशर नहीं होता है तो यही क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ इस क्वेश्चन के आपको 10 मार्क्स मिलने थे, 10 मार्क्स का मतलब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 18 मिनट थे आपके पास, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को विदाउट प्रेशर घर पे सॉल्व करते हो फास्ट फास्ट तो आप 10 मिनट में कर लोगे। एग्जाम में इस क्वेश्चन को अगर आप विद प्रेशर सॉल्व करोगे तो आपको 15 मिनट आराम से लग जाएंगे। फिर भी मैं कहूँगा ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली ईजी था, ठीक है। चलिए जी, तो बेटा इस तरीके से हमने केस बेस्ड सिनेरियो कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं सर हमारा जो 2-2 नंबर वाले होते हैं। अ कंपनी है सेल्स ऑफ ₹6 लाख, बेटा 6 लाख की सेल है, 2,40,000 की वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है जी। फिक्स्ड कॉस्ट है 2,70,000 की, ओके जी। फाइनेंशियल लीवरेज है 2.5 की, ठीक है जी, फाइनेंशियल लीवरेज है 2.5। कंपनी अपना EBIT डबल करना चाहती है, तो बताओ भैया कि सेल्स कितने से बढ़े अगर EBIT डबल होना है। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि भैया पूछा क्या है, EBIT पूछा है कि डबल हो जाए तो हमें सेल्स कितने से बढ़ानी पड़ेगी। हमें पता है सर EBIT डबल, EBIT और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है सर, ऑपरेटिंग लीवरेज। EBIT और सेल्स के बीच में सर ऑपरेटिंग लीवरेज बताता है, या फिर मैं कहूँ EBIT और कंट्रीब्यूशन के बीच में सर हमें कौन रिलेशनशिप बताता है, DOL। तो सबसे पहले हमारा सर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इस क्वेश्चन में DOL निकालने का, ठीक है। तो हमने सर क्या करा, कंट्रीब्यूशन निकाला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, EBIT निकाला सर, कंट्रीब्यूशन माइनस माई फिक्स कॉस्ट, और बेटा हमने DOL निकाल दिया, 4 टाइम्स आ गया, ठीक है। फिर हमने सर DOL का फॉर्मूला रखा, कौन सा, DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल। हमने कहा सर EBIT 200% चेंज होना है, तो उसके हिसाब से हमने कह दिया भैया सेल में 50% का चेंज आना चाहिए। 1 मिनट देना यार, EBIT बेटा डबल करना है ना, EBIT डबल करना है, वही मुझे लग रहा था। EBIT डबल करना है मतलब EBIT में चेंज कितना होगा सर, 100% का चेंज होगा, तो ये आ जाएगा आपका 25%, ठीक है जी। ओरिजिनली 100% तो था, उसे 100% हमें और बढ़ाना डबल करने के लिए, तो बेटा 25% इज दी करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ KPS लिमिटेड इंक्लूड्स 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 75 पर शेयर बट क्यूमुलेटिव डिविडेंड। क्यूमुलेटिव डिविडेंड मतलब सर ये जो शेयर प्राइस है जस्ट बिफोर इशू ऑफ, जस्ट बिफोर डिक्लेयरिंग ऑफ डिविडेंड है। डिविडेंड सर पे होने के बाद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, कितने अमाउंट से सर, डिविडेंड के अमाउंट से। तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर, जब भी आप शेयर प्राइस यूज करोगे P0 के नाम से, जब भी हम शेयर प्राइस यूज करते हैं अपना इक्विटी शेयर के फॉर्मूले में, हमेशा सर वो एक्स डिविडेंड हमें लेना है। तो बेटा यहाँ पे हमारा क्यूमुलेटिव डिविडेंड है, इसमें से सर हम डिविडेंड माइनस करेंगे, तो हमारा जो P0 है वो हमें 69 यूज़ करना है, ठीक है जी। चलिए तो हमें सर यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस दे रखा है, क्यूमुलेटिव डिविडेंड, और हमें डिविडेंड दे रखा है। द कंपनी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ कंसिस्टेंट ग्रोथ इन इट्स डिविडेंड वगैरह। भाई कंपनी की हिस्ट्री है कंसिस्टेंट ग्रोथ है डिविडेंड में। जहाँ पे सर लिखा आ गया कंसिस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड, इसका मतलब सर ग्रोथ मॉडल की मांग कर रहे हैं यहाँ पे। It has been predicted that in the next year KPS Limited will pay dividend on an equity shares at 7.59 per share। बेटा नेक्स्ट ईयर ये डिविडेंड पे करेंगे 7.59। सर इस साल करा था 6, नेक्स्ट ईयर करा 7.59। क्या हम ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 7.59 माइनस 6, इतना हमारा इंक्रीज हुआ है 6 पे, तो ये कितना आ जाएगा 26.5%। हाँ सर 26.5% ये हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए द रेट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ विल बी मेंटेन इन फोर्सेबल फ्यूचर, मतलब सर सेम ही ग्रोथ रेट रहने वाला है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है D1/P0 + G, ठीक है जी। D1 कितना है 7.59, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पे करेंगे 7.59, डिवाइडेड बाई P0 मुझे कितना लेना है सर 75 माइनस 6, ठीक है जी। तो 69 मैंने P0 ले लिया। ग्रोथ रेट बेटा मैंने निकाल के दिखा दिया कि हमारा कितना ग्रोथ हुआ है, तो बेटा कुल मिला के आंसर आ गया आपका 37.5%। तो आप यहाँ पे
सी को टेक कर देंगे। 7th का सी है, हाँ सर 7th का सी है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, चलिए सर इसके साथ आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, MCQ वाले। क्या है? ZX लिमिटेड हैज टोटल एसेट ऑफ 7,20,000। बेटा 7,20,000 के टोटल एसेट्स हैं इनके। बेटा एक सेकेंड देना मुझे जरा। चलिए, तो बेटा हमें बोला है कि टोटल एसेट है 7,20,000, शेयर होल्डर इक्विटी है 4,50,000, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 12.5%, और एसेट टर्नओवर रेशियो 4 चीज़ें। मतलब सर रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन दिया है आपसे, डुपॉन्ट मॉडल के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी मांगा है। ठीक है, डुपॉन्ट मॉडल के हिसाब से। डुपॉन्ट मॉडल क्या कहता है? डुपॉन्ट मॉडल कहता है नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाई इन्वेस्टमेंट या एसेट टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाई बाई इक्विटी मल्टीप्लाई। सही, तीनों निकलते कैसे? बेटा नेट प्रॉफिट मार्जिन निकलता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ठीक है। एसेट सर निकलता है हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट या एसेट कुछ भी लिख दो, और फिर सर इक्विटी मल्टीप्लाई, ये भी इन्वेस्टमेंट अपॉन इक्विटी। हमें पता है सर ये आपस में सेल से सेल कट गया, इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट कट गया, बचा क्या नेट में? प्रॉफिट अपॉन इक्विटी। क्या हमें सर क्वेश्चन में इक्विटी दे रखी है? यस सर, 7.5 लाख रुपए इक्विटी दे रखी है हमें यहाँ पे। हमें सर सॉरी 7,20,000 हमें इक्विटी दे रखी है। 7,20,000 इक्विटी हमें, ओ नहीं, इक्विटी कितनी है भाई? इक्विटी 4.5 लाख की है। इक्विटी सर हमें 4,50,000 की दे रखी है। ठीक है जी, हमें सर प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सर हमें क्वेश्चन में हिंट दे रखा है कि भैया नेट प्रॉफिट मार्जिन 12% है। अगर सर मुझे कहीं से सेल्स पता चल जाए तो मैं सेल्स पे 12.5% लगा के अपना प्रॉफिट निकाल लूँगा। क्या सर मुझे सेल्स पता है इस क्वेश्चन में? नहीं, लेकिन सर मुझे सेल्स टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 1.5। ये क्या होता है? 1.5 इज इक्वल टू टर्नओवर, यानी कि सेल्स डिवाइड बाई एसेट्स। एसेट्स सर हमें दे रखे हैं 7,20,000, यानी कि सर सेल्स हमारी दे रखी है 10,80,000 की। ठीक है जी, सर सेल्स 10,80,000 की है, तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा सर हमारा 10,80,000 इंटू 12.5%, यह आ जाएगा बेटा 1,35,000। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में क्या करा? 1,35,000 डिवाइड बाई 4.5 लाख, 30% सर हमारा क्या निकल के आ गया है? इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिस दी डुपॉन्ट मॉडल। ठीक है जी, तो 30% इज अवर करेक्ट आंसर। तो बेटा इस तरीके से हमने सर सारे MCQ कर लेने हैं। ठीक है जी, इस सबको मुझे समझाने में आपको 20 मिनट लगा है। अगर मैं सॉल्व करूंगा मैं देखो ये नहीं कह रहा कि आपका भी इतनी जल्दी हो जाना चाहिए, देखो विदाउट प्रेशर वाले माइंड में कर रहा हूँ। एग्जाम हॉल में हो सकता है मैं ज़्यादा टाइम में करता, लेकिन अगर मैं इन सबको सॉल्व करने बैठूँ तो बेटा 20 से 25 मिनट के अंदर ये 15 मार्क्स का आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए था। ठीक है, विदाउट प्रेशर के सिनेरियो में। प्रेशर तो सर जितना आप ले लोगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। चलिए जी, तो सर हमारे केस बेस्ड MCQ सारे हो गए हैं। अब आते हैं हम सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट ए क्या कह रहा है सर? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 2024 ऑफ 2 कंपनीज N लिमिटेड एंड C लिमिटेड आर एस अंडर। हमें सर इन्फॉर्मेशन दे रखी है कुछ इनकी, दोनों की सर इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, दोनों का डेट दे रखा है, दोनों की फिक्स कॉस्ट दे रखी है। मैंने क्या बताया था आपको? अगर सिर्फ फिक्स कॉस्ट बोला है तो ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगी। ठीक है जी, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी। हमें सर कंबाइंड लीवरेज दे रखी है और हमें फाइनेंशियल लीवरेज दे रखी है। क्या सर मैं ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। सीधे मैं ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल दूंगा, यहाँ पे 4 आ जाएगी और यहाँ पे 3 आ जाएगी। सर ये कैसे निकाल दिया आपने? बेटा हमें पता है ना, DCL इज इक्वल टू DFL इंटू DOL। आपको DFL दे रखा है, DCL दे रखा है, तो आप DOL आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने निकाल दी। मुझे पता नहीं सर क्वेश्चन में क्या पूछा, फिर भी मैंने निकाल दी। सबसे पहले पूछा हमसे कंट्रीब्यूशन फॉर N लिमिटेड एंड C लिमिटेड। मैंने आपको क्या बोला है? जब भी समझ में ना आए लीवरेज वाला क्वेश्चन, P&L अकाउंट ड्रॉ कर लो। जब भी समझ में ना आए P&L अकाउंट ड्रॉ कर लो, आपके पास क्या अवेलेबल है वो लिख लो। ठीक है जी, P&L कैसे बनता है सर हमारा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट EBIT, इंटरेस्ट EBT।
ठीक है जी, इस तरीके से पीएनएल बनता है। बिल्कुल सर। हमें सर इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? सर हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितनी, 3 लाख और 3,36,000। पहली कंपनी के केस में 3 लाख और यहाँ पे 3,36,000। ठीक है जी, ये दोनों में दे रखी, बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा क्या दे रखा है? सर हमें डेट के ऊपर बता रखा है कितना इंटरेस्ट जाता होगा। तो यहाँ पे जाएगा 50,000 और यहाँ पे जाएगा कितना, 56,000। तो ये भी हमें दे रखा है 50,000 और 56,000। ठीक है जी। अब हमें सर चाहिए क्या? सर हमें बाकी चीज़ चाहिए, हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन सर कैसे निकल सकता है? हमें पता है सर ईबीआईटी और कंट्रीब्यूशन का रिलेशनशिप कौन बताता है? ऑपरेटिंग लीवरेज। तो हम कह सकते हैं DOL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। क्या सर हमें ईबीआईटी पता है? नहीं पता है, लेकिन मैंने बताया था इस केस में हम क्या करते हैं बेटा, DOL कितना था इस केस में? अगर हम पहली एंटिटी की बात करें, हमने निकाला था 4, है ना जी। तो 4 इज इक्वल टू, क्या कंट्रीब्यूशन को तो मैं कंट्रीब्यूशन ही लिखा रहने देता हूँ, ईबीआईटी को क्या लिख देता हूँ, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है कितनी है, 3 लाख। तो बेटा इस इक्वेशन की हेल्प से मैं कंट्रीब्यूशन निकाल लूंगा। ये आपका आ जाएगा 4 लाख रुपए। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन बेटा आपका निकल के आ जाएगा 4 लाख रुपए, जो इंस्टीट्यूट ने भी सेम निकाल रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ऐसी सर दूसरी कंपनी का भी निकाल दें। ये एन का था, दूसरी का भी निकाल देते हैं। सर वहाँ पे 3 था, कॉन्ट अपॉन कॉन्ट माइनस, वहाँ पे कितनी थी सर फिक्स कॉस्ट, 3,36,000। तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 3,36,000 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 5,04,000। हमारे से यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन यही आ रहा है। तो बेटा पहले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, हमने यहाँ पे निकाल दिया 4 लाख और 5,04,000। ठीक है जी। सर चलिए अब हम ईबीआईटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 4 लाख माइनस 3 लाख, ये आ गया 1 लाख और ये आ गया 50,000। इधर भी कंप्यूट कर देते हैं, 5,04,000 माइनस 3,36,000 माइनस 56,000। ठीक है जी। तो सर हमारा ऑलमोस्ट पीएनएल बन गया है, बस वेरिएंस कॉस्ट सॉरी वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स रह गया। चलिए सर देखते हैं आगे क्या पूछा है। तो बेटा कंट्रीब्यूशन का काम हो गया। अगला पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज। क्या सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का कोई शॉर्टकट भी होता था? हाँ सर, हमें पता था DOL इज इक्वल टू 1 अपॉन MOS परसेंट होता था। तो अगर मुझे MOS परसेंट निकालनी है तो कैसे निकल जाएगी, 1 अपॉन DOL। बेटा तो N के केस में हमारा DOL है 4 और दूसरे केस में सर हमारा DOL 3। तो बेटा ये निकल के आ जाएगा 25% और 33.33%। तो आप देखोगे इंस्टीट्यूट ने भी ये निकाल रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते सर थर्ड पार्ट है, सबसे मज़ेदार पार्ट है, सेल्स ऑफ सी लिमिटेड। सर सी लिमिटेड की सेल्स कितनी होगी? क्या सर सेल्स निकालने का कोई यहाँ पे हिंट दे रखा है? सोचो, क्या सर सेल्स निकालने का कोई हिंट दे रखा है? सर सेल्स हम कैसे निकाल सकते हैं? या तो हम कंट्रीब्यूशन के बेस पे निकाल सकते हैं, या हमें पीवी रेशियो दे रखा, वो भी नहीं दे रखा। तो सर सेल्स कैसे निकालेंगे? सर DCL से निकाल सकते हैं। नहीं बेटा, DCL से परसेंटेज इन सेल्स निकाल सकते हो, एब्सोल्यूट अमाउंट सेल्स नहीं निकाल सकते। तो सर सेल्स कैसे निकालेंगे? बेटा सेल्स निकालने का कोई तरीका नहीं दे रखा था। ठीक है, सेल्स आप इसमें निकाल ही नहीं सकते थे। तो सर इंस्टीट्यूट ने क्या करा? इंस्टीट्यूट ने बेटा यहाँ पे करा है खेल। ठीक है जी, आप लोगों के साथ करा है खेल इंस्टीट्यूट ने। यहाँ पे उसने क्या करा, उसने कहा लेट्स एज्यूम पीवी रेशियो इज 40। उसने कहा अच्छा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ। सर ये तो बड़ा गलत स्टैंडर्ड सेट कर रहा है इंस्टीट्यूट। ऐसे तो बच्चा कहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा, उसे लगेगा ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो क्या कुछ भी एज्यूम करके आ जाएगा? नहीं सर, ये स्टैंडर्ड गलत है इंस्टीट्यूट का, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, 1 या 1.5 नंबर जो भी इस पार्ट का कटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं जानता हूँ कई बच्चे एवरेज में रह जाते 1.5-2 नंबर से, उनके लिए बहुत ही गलत हुआ ये। ठीक है जी। तो बेटा उन्होंने क्या करा, यहाँ पे एज्यूम कर लिया पीवी रेशियो 40% है। अब यहाँ जब पीवी रेशियो आपने एज्यूम कर लिया 40% है और आपके पास कंट्रीब्यूशन है, तो आप सेल्स को आराम से निकाल सकते हो। अच्छा नीचे ये भी लिख दिया कि पार्ट थर्ड को कुछ भी अल्टरनेटिव एजम्पशन से आप सॉल्व कर दो। मतलब सर किसी क्वेश्चन में किसी पार्ट में अगर आप अटक जाओ, ठीक है, और आपके पास टाइम हो, देखो अगर टाइम ना हो तो आप दूसरे क्वेश्चन पे जाओ, लेकिन अगर टाइम है
तो क्या करो, किसी भी एजम्पशन से उसे सॉल्व कराना। अगर इंस्टीट्यूट ने ऐसी गलती करी है तो वो आपको मार्क्स दे देगा। सर मैंने तो अटैम्प्ट ही नहीं करा, तो क्या मुझे ही मार्क्स मिलेंगे? नहीं, जिस बच्चे ने अटैम्प्ट करा है, चाहे सही चाहे गलत, चाहे कोई भी एजम्पशन लेकर अटैम्प्ट करा है, उस बच्चे को मार्क्स मिल गए होंगे। ठीक है जी। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट में उन्होंने खेला करा था। समझ में आ गया? चलिए सर चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है बेटा हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एसके लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है। फर्क क्या था दोनों में? बेटा ये वो कॉस्ट है, आपको कॉस्ट शीट पड़ी थी ना सर, ये वो कॉस्ट है जो इस साल हमने प्रोड्यूस करा है, उस पर कितना खर्चा करा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है सर? जो हमने बेचे उस पर कितना खर्चा करा। इन दोनों के बीच में किसका गैप होता है सर? एफजी का गैप होता है। ठीक है, चलिए। एवरेज स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस है सर 94,600। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है हमें, एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और बेटा साथ में हमें रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड दे रखा है। हमसे पूछा क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है। बेटा देखो ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलती थी सर? रॉ मटेरियल कितने दिन रखा हमने पास, WIP कितने दिन में बना, फिनिश गुड्स कितने दिन में बना, डेटा से कितने दिन में पैसे आए, माइनस क्रेडिटर ने हमें कितने दिन का उधार दिया। हमें ये चाहिए होता था। हमें सर यहाँ पे ये दे रखा है, डेटा से कितने दिन में पैसा है वो दे रखा है हमें, रॉ मटेरियल कितने दिन रखा है वो दे रखा है हमें, क्रेडिटर्स पेमेंट की पीरियड कितना है वो दे रखा है हमें सर। WIP का पीरियड और हमारे साथ फिनिश गुड्स का पीरियड नहीं दे रखा है। तो किससे निकालेंगे सर? इन चारों की हेल्प से। इन चारों की हेल्प से सर हम लोग कंप्यूट करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा? हम सर पूरे साल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा 15,48,000। ठीक है, चलो यहाँ पे सॉल्यूशन से देख लेते डायरेक्ट। ठीक है जी। वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड सब पूरे साल में है 15,40,000। तो हम एक दिन का निकाल लेंगे डिवाइड बाई 360 करके। देखो बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है, तो नहीं सर हम 365 ही लेंगे। भाई इंस्टीट्यूट ने भी सजेस्टेड में 360 कर रखा है, तो भाई 360 लेके अपनी ज़िंदगी आसान रखो ना, क्यों कॉम्प्लिकेट करनी है ना भाई, क्यों कॉम्प्लिकेट करनी? 360 लेके ज़िंदगी आसान रखो, इंस्टीट्यूट भी वही ले रहा है। ठीक है, तो इन्होंने सर 22 डेज निकाल दिया है WIP का होल्डिंग पीरियड। कैसे निकलता है सर? 94,600 की मेरी एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस है, एक दिन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मैं डिवाइड कर देता हूँ, मेरा एवरेज WIP का पीरियड आ जाता है। ऐसी बेटा अगर हम FG की बात करें तो यहाँ पे कितना हमारा एवरेज स्टॉक है फिनिश गुड्स का, डिवाइडेड बाई एक दिन में हमारी कॉग्स कितनी होती है। तो एक टोटल कॉग्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज, तो हमारे से 60 डेज आ गया। बेटा ध्यान रखना WIP में हमेशा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, और सर हमारा फिनिश गुड्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, और रिसीवेबल में हमारा सर क्रेडिट सेल्स आता है, और सर क्रेडिटर्स में हमारा क्रेडिट परचेज आता है। हर एक का सर अपने अपने अलग बेस पे निकलता है। चलिए जी, तो हमने ये दोनों निकाल दिए। तो बेटा हमारा क्या था, साइकिल निकल के आ गई 120 डेज की। अब सर मुझे 120 दिन की ऑपरेटिंग साइकिल है, तो 120 दिन के लिए पैसा चाहिए। मतलब सर पूरे साल में 3 साइकिल कंप्लीट होती हैं, पूरे साल में 3 साइकिल कंप्लीट होती है। 360 डेज डिवाइड बाई 120 डेज, मतलब सर जितना भी पूरे साल में पैसा चाहिए उसको डिवाइड बाई 3 कर देना। पूरे साल में कितना पैसा चाहिए सर? कॉग्स प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यही पैसा तो चाहिए हमें, डिवाइड बाई 3 कर दिया हमने, तो सर 6,25,000 आ गया हमारा। ठीक है जी, तो बेटा इस तरीके से हमारा ये निकल के आ जाएगा। चलिए जी, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये किसके ऊपर है भाई सर? फिर से रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। चलिए सर देखते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू MNP लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इस टाइप का क्वेश्चन सर हमने कई बार सॉल्व करा अपनी क्लास में। इन्होंने कहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 7.5 टाइम्स बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एसेट टर्नओवर रेशियो है 2.5 टाइम्स, लॉन्ग टर्म डेट टू शेयर होल्डर। सर ये कौन सा रेशियो होता है? अरे भाई कोई सा भी होता हो, उसने लिख के दे दिया ना, लॉन्ग टर्म डेट टू शेयर होल्डर, मतलब लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड का रेशियो है 0.61:1। डेटर कलेक्शन पीरियड है हमारे पास 30 डेज। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है बेटा 25% ऑन सेल, और करंट रेशियो है 2.9:1। बैलेंस शीट सर हमें इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस दे रखी है और क्रेडिटर्स दे रखी है। हमसे कहा क्या गया है भैया बैलेंस शीट कंप्लीट कर दो, ठीक है, और सारी सेल क्रेडिट सेल पे होती है, ये मान लो। ठीक है जी, चलिए तो चलिए सर बैलेंस शीट भरते हैं सबसे पहले। बेटा देखो अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में
हमारा लॉन्ग टर्म डेट हमें निकालना है, फिक्स्ड एसेट्स निकालना है, इन्वेंट्री निकालना है, डेटर निकालना है, कैश निकालना है, ये सारी चीज़ें निकालनी है। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं इस रेशो की। हमें दे रखा है लॉन्ग टर्म डेट। देखो हम किस रेशो से स्टार्ट करते हैं, जिस रेशो के मामले में हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहली सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जो कि कॉक्स के बेसिस पे निकाला, मतलब सर कॉक्स डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। क्या सर हमें इस क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है? नहीं। क्या सर हमें इस क्वेश्चन में कॉक्स दे रखा है? नहीं। तो मैं इस फॉर्मूले को स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, क्या सर मेरे पास टोटल एसेट है? नहीं। क्या मेरे पास टर्नओवर है? नहीं। सर इस फॉर्मूले से भी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। सर लॉन्ग टर्म डेट टू शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू 0.6। क्या सर इन दोनों में से कुछ भी एक है? हाँ सर, शेयर होल्डर फंड है 9 लाख का। मतलब सर ये वाला फॉर्मूले से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो 0.6 इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, वो कितना है सर? 9 लाख का। तो लॉन्ग टर्म डेट कितने हो जाएंगे? 5,40,000 के। तो सर हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे ढूंढना है जिसके बारे में हमारे पास सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो। ठीक है जी। तो क्या मैं सर टोटल लाइबिलिटी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5,40,000 या कैसे 70,40,000। जब टोटल क्रेडिट साइड इतनी है, बैलेंस शीट मैच होती सर, ये साइड भी इतनी ही होगी। ठीक है जी। तो इतना सर हमने इंटरप्रेट कर लिया है। अब सर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है सर टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। क्या सर हमारे पास टोटल एसेट है? हाँ जी सर, अब तो टोटल एसेट है हमारे पास। तो क्या हम इसके बेसिस पर टर्नओवर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है सर? सेल्स अपॉन टोटल एसेट इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स। तो सेल्स कितनी आ जाएगी? 17,40,000 इंटू 2.5 कितनी आ गई भाई? ये आ गई सर 43,50,000। अरे सर इस सेल्स का करूँ क्या? अरे भाई कर सकते हैं, डेटर कलेक्शन पीरियड है ना 30 डेज का, तो हम डेटर्स का अमाउंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बेटा ये सेल है हमारी पूरी 360 डेज की, तो डेटर्स हमारे 30 डेज के कितने रहे होंगे? इसको सर कर देते हैं डिवाइड बाई 12। तो बेटा डेटर्स हमारे रहे होंगे 360 500। अगर देखे तो इन्होंने भी निकाला, हाँ जी बिल्कुल 360 500 हमारे डेटर्स निकल के आ गए। चलिए सर अब क्या निकाल सकते हैं हम? हमें सर और कौन सा रेशो दे रखा है? हमने ये वाला रेशो भी यूज़ कर लिया, ये वाला रेशो भी यूज़ कर लिया, ये वाला डेटा भी यूज़ कर लिया। हमें दे रखा है सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, हमारा 25% है सेल्स पे। ठीक है जी। अगर सर मेरी सेल्स 43,50,000 है, तो मेरी कॉग्स कितनी होगी? सेल्स माइनस जीपी। ठीक है जी। सेल्स कितनी है? 43,50,000, और इसमें से सर ग्रॉस प्रॉफिट घटा देंगे तो 75% रह जाएगी। तो ये आ जाएगा 32,62,500। चलिए अब सर हमें पहला रेशो दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना है? 7.5 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैसे निकलता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकलता है बेटा हमारा कॉग्स, जितना भी हमारा सर कॉग्स गया डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। कॉग्स कितना है सर? 32, 62, 500। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है सर? पता नहीं, वही तो निकालनी है। और बेटा इज इक्वल टू किसके रखेंगे? तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7.5 टाइम्स। तो इसको बेसिकली मैं 7.5 से डिवाइड करूंगा तो मेरी इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी। इन्वेंट्री कितनी आ गई? 4,35,000। लो जी लो सर, इन्वेंट्री भी निकल के आ गई 4,35,000। बहुत ही बढ़िया। अब सर हम देखते हैं करंट रेशो दे रखा है सर, जिसे हमने यूज नहीं करा है, इसे भी यूज कर लेते हैं। करंट रेशो क्या कहता है सर? करंट रेशो बोलता है बेटा करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटीज। क्या सर हमें करंट लाइबिलिटीज पता है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल पता है सर, 3 लाख की है। तो ये हमारा हो गया सर 2.9 इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन 3 लाख। तो बेटा करंट एसेट कितने के हो गए? 3 लाख इंटू 2.9, 8,70,000 के हमारे सर करंट एसेट हो गए। मतलब सर ये दोनों मिला के हमारे तीनों मिला के 8,70,000 के हैं। ठीक है जी। ये तीनों मिला के बेटा आपके 8,75,000 के हैं। तो क्या सर मैं इसे बैलेंसिंग फिगर की तरह निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर में कितना आ जाएगा ये? सर 72,500। ठीक है। अब सर हमारे पास टोटल एसेट का नंबर है 17,40,000, जिसमें से करंट एसेट है 870। तो बेटा फिक्स कितने के बचे?
870 के ही बचे। तो बेटा ये भी हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई है। तो बेटा रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, और स्टार्टिंग पॉइंट पता होने की मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ठीक है जी, चलिए जी चलते हैं सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। हाई सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 8 मार्क्स का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है हमें सर, इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख, डिबेंचर है 40 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स है 10 लाख। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 10%, बीटा है 1.75, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो है 12%, इक्विटी शेयर का बेटा करंट मार्केट प्राइस है 70 रुपये। तो बेटा CAPM मॉडल के हिसाब से आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दोगे, कितनी आएगी? निकाल ही देते हैं सर, क्या ही टाइम लगेगा। टू इंटू 1.75 प्लस 10, बेटा 13.5% आ गई है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। द डिबेंचर आर ट्रेडिंग एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 80, बेटा ये उसका मार्केट प्राइस है, और डिबेंचर सर रिडीम होंगे 5 साल के बाद पार पे। पार पे मतलब सर 100 रुपये का डिबेंचर, तो 100 रुपये पे रिडीम हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, बेटा रिडीम जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो 5 साल के बाद रिडीम होंगे 5% पे, यानी कि 105 पे होंगे। ठीक है। द कंपनी पे द टैक्स ऑफ 30%, बेटा टैक्स है हमारा 30%, तो हम जहाँ पे भी हमें कॉस्ट निकालनी है वहाँ पे टैक्स से हम नेट ऑफ कर देंगे। द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आर टू बी कंप्यूटेड बेसिस YTM अप्रोच। सर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ तो काम कराएंगे ना, तो उन्होंने कहा YTM अप्रोच से आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है। सर प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट के लिए कुछ नहीं बोला, तो हम सर ये अप्रोक्सीमेशन से निकाल देंगे। ठीक है जी। लास्ट में बेटा आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे हैं 10% पे भी और 14% पे भी, और आपसे कहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो बेसिस यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। तो देखेंगे बेटा कैसे करा इन्होंने। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दी, कोई लोड नहीं था। फिर बेटा YTM के हिसाब से कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकाली। देखो इन्होंने मार्केट प्राइस लिया, इन्होंने इशू प्राइस नहीं लिया, इन्होंने मार्केट प्राइस लिया सर 80 रुपये। ठीक है। हर साल हर महीने सर 10 रुपये का इंटरेस्ट जाएगा, 30% उस पर टैक्स रिबेट मिलेगी, तो हर साल का आउटफ्लो कितना हो गया? 7 रुपये, और बेटा रिडम्पशन वैल्यू है 100 रुपये। सारी चीज़ें रखी हमने सर और निकाल दी हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी। तो बेटा इंटरपोलेशन की हेल्प से हमने निकाल दिया, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 12.72% आया है। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। हमने सर अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाया। अगेन सर नेट प्रोसीड्स में हमने मार्केट प्राइस लिया है, ये रिडीमेबल वैल्यू लिए, एन में सर नंबर ऑफ ईयर्स 5 थे, 5 ही ले लिए, और हमारे साथ 11.67 आ गया है प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू। अब बेटा हमने क्या करा, तीनों की हमने कॉस्ट रख दी, तीनों की हमने सर मार्केट वैल्यू रखी। देखो बुक वैल्यू कितनी थी इनकी? 50 लाख। कितने शेयर थे यहाँ पे? सर 50 लाख रुपए थे, 10 रुपये का शेयर था, यानी कि 5 लाख शेयर रहे होंगे। यहाँ पे बेटा आपके 40 लाख के डिबेंचर थे, 100 रुपये का एक डिबेंचर था, कितने रहे होंगे? 40,000 डिबेंचर रहे होंगे। और बेटा यहाँ पे आपके 10,000 प्रेफरेंस शेयर रहे होंगे। हमें इनकी मार्केट वैल्यू निकालनी है, बेटा इनकी मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। शेयर की कितनी है? 70 रुपये, इसकी है 80 रुपये, और इसकी है 104 रुपये। इसके बेसिस पे बेटा हमारी तीनों की मार्केट वैल्यू आ गई। इसके बेसिस पे सर हमने इसको वेट्स असाइन करे, वेट से सर रेस्पेक्टिव कॉस्ट मल्टीप्लाई करी, और हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ गई है। ठीक है जी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ गई। इस तरीके से बेटा 8 नंबर क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट आता विदाउट प्रेशर। ठीक है जी, चलिए आते सर अपना क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 किसका था सर? हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ट्रेड रिसीवेबल का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। देखते सर कैसे करने हैं। AB एंटरप्राइजेस डील्स इन हार्डवेयर मटेरियल हैविंग करंट टर्नओवर ऑफ 30 लाख पर एनम। बेटा हार्डवेयर मटेरियल है, 30 लाख रुपए इनका टर्नओवर है अभी। सारी सेल्स क्रेडिट पे हैं और एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 डेज। ठीक है, सारी सेल्स हम उधार पे करते हैं और इसे 30 दिन में कलेक्ट कर लेते हैं विद जीरो बैड डेट। जीरो बैड डेट है सर, आज की डेट में कोई बैड डेट नहीं है। कस्टमर कह रहे हैं भैया क्रेडिट पीरियड बढ़ाओ, क्रेडिट पीरियड बढ़ाओ, उधार और दो, उधार और दो। ठीक है जी, तो उससे हमारी सर क्रेडिट सेल भी बढ़ जाएगी। तो अगर मैं 15 दिन का क्रेडिट पीरियड बढ़ाता हूँ, मेरी सेल 3 लाख से बढ़ेगी और बैड डेट हो जाएंगे मेरे 1%। अगर मैं 30 दिन से क्रेडिट पीरियड बढ़ाता हूँ तो 5 लाख से सेल बढ़ जाएगी और बैड डेट बढ़ जाएंगे 3.5%। सेलिंग प्राइस है बेटा 100 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 50 रुपये, फिक्स्ड कॉस्ट है 5 लाख। रिक्वायर्ड रेट ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट बेटा 20% आपको रिटर्न चाहिए, मतलब सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए हम 20% यूज करेंगे। क्रेडिटर्स बेटा आपको 15 दिन एक्स्ट्रा क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड पे, मतलब जो भी कॉस्ट आपकी एडिशनल होगी उस पर 15 दिन का आपको क्रेडिट पीरियड मिल जाएगा। वो कह रहे हैं भैया 360 डेज एज्यूम करो साल में और बता दो टोटल अप्रोच के हिसाब से आपको कौन सी पॉलिसी करनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या करा, हमने तीनों पॉलिसी को रखा 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज है सर।
क्वेश्चन में तो 15 दिन बोला था बेटा, एडिशनल 15 दिन, तो ओरिजिनल तो 30 थे ही, फिर उसके बाद 45 फिर 60। यूनिट सोल्ड बेटा हमें बता रखी तीनों केस में, हमारी सेल 30 लाख, यहाँ पे 3 लाख बढ़ जाएगी तो 33 लाख, यहाँ पे बढ़ जाएगी तो 35 लाख। वेरिएबल कॉस्ट बेटा 50 रुपये पर यूनिट थी, तो यहाँ पे 15 लाख, यहाँ पे 16 लाख 50,000, यहाँ पे 17 लाख 50,000, 50 रुपये पर यूनिट से निकाल दी। फिक्स कॉस्ट बेटा तीनों में सेम ली, टोटल कॉस्ट आ गई बेटा। इसमें हमने बेड डेट ऐड कर दिया सर, करंट पॉलिसी में तो 0% था, यहाँ पे 1% और समथिंग समथिंग यहाँ पे आ गया। तो बेटा ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या करते हैं, हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बड़े ध्यान से देखना बेटा इसमें, ठीक है जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बेटा हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है तीनों सिनेरियो में निकाल ली। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, और कुछ नहीं लेते हैं, बस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट लेते हैं, ठीक है जी। वो ले लिया हमने तीनों केस में। तीनों ही केस में सर हमने एवरेज डेटर्स ले लिए, ठीक है जी। तीनों ही देश में हमने एवरेज डेटर्स ले लिए। यहाँ पे सर कितने रहे होंगे, यहाँ पे कितने रहे होंगे बेटा, 30 लाख की सेल थी, ठीक है, 30 दिन के डेटर निकाल दिए हमने। यहाँ पे सर हमारी कितने की 33 लाख की सेल थी, 45 डेज के डेटर निकाल दिए होंगे। और यहाँ पे बेटा हमने 35 लाख की सेल थी, कितने की, हाँ 35 लाख की सेल थी और 60 डेज का पीरियड था, तो हमने यहाँ पे डेटर निकाल दिए। अब देखो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, जो हमारी एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट है, देखो फिक्स कॉस्ट तो हमारी कुछ एडिशनल लगी नहीं, पहले ही 5 लाख थी, अब भी 5 लाख है। क्वेश्चन में क्या बोला है, जो भी आपकी एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक आपने डील नहीं करा होगा। जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट है उससे 15 दिन का हमें एडिशनल क्रेडिट पीरियड मिलेगा, यानी कि वो क्रेडिट हमें अभी तक नहीं मिलता था, एग्जिस्टिंग में नहीं मिलता था, लेकिन नए वाले प्लान में मिलेगा। तो बेटा हमने इसमें कैसे निकाला, हमने सर एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट निकाली। एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी सर, इस केस में थी 1.5 लाख, ठीक है जी, इस केस में थी हमारी 2.5 लाख। इसको 15 दिन से मल्टीप्लाई करा डिवाइड बाई 360, इसको भी 15 दिन से मल्टीप्लाई करा डिवाइड बाई 360, तो बेटा यहाँ पे आ गया 6250 और यहाँ पे आ गया सर 10,417। यानी कि सर ये हुआ क्या, हमने ये देखा भाई कि हमारी इतनी 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 कॉस्ट थी। पहले हम क्या करते थे, अगर हमें सर ये सारी कहानी नहीं दी होती तो हम क्या करते थे, हम लोग सर सीधे इसके बेसिस पे डेटर्स निकालते थे, ठीक है, सॉरी, ठीक है जी। हम सर क्या करते थे, हम लोग कुछ नहीं करते थे, हम लोग करते थे सर कॉस्ट ऑफ सेल इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाई 360, ठीक है, और इस पर जो भी हमारा रेट था 20% वो लगाए थे। कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ से आ गई सर, ये आ गई जब हमने इस पर इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाई 360 करा, तो हमारा ये निकल के आ गया। अब इसमें से इन्होंने क्या करा, इसको माइनस कर दिया। इसको माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि सर हमारे पास कुछ एडिशनल क्रेडिट मिल गया है, तो हमारी उतनी कॉस्ट नहीं फंसेगी, ठीक है जी। तो हमने इसको बेसिकली एडिशनल कर दिया, क्योंकि सर इतनी, हमने पहले क्या माना कि मेरी पूरी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी 1.5 लाख से, ठीक है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार मुझे कुछ क्रेडिट पीरियड एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उतने से रिड्यूस कर दो, तो वो हमने रिड्यूस कर दी। एक क्वेश्चन आपको याद होगा हमने क्लास में करा था, जहाँ पे लिखा था कि इन सब की वजह से मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा 20,000 रुपये से, तो हमने 20,000 इसमें ऐड करा था, ठीक है, 20,000 हमने इसमें ऐड करा था, क्योंकि मेरे एसेट इंक्रीज हो रहे थे, हमारा जितना पैसा फंस रहा है वो इंक्रीज हो रहा था, तो हमने उस क्वेश्चन के अंदर 20,000 ऐड करा था। यहाँ पे क्या सर, हमें एडिशनल क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, यानी कि सर हमारा पैसा जो फंस रहा है वो थोड़ा कम फंस रहा है, तो इसलिए हमने इसको लेस कर दिया, ठीक है। और इसमें सर 20% लगाया, तो हमारी क्या आ गई, निकल के सर आ गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आ गई बेटा, नेट बेनिफिट हमने निकाल दिया, ठीक है। तो हमने कहा भैया सबसे ज़्यादा बेनिफिट है हमारा 15 दिन बढ़ाने पे, तो 15 दिन वाला ले लो, ठीक है जी, बराबर है। चलिए तो अपने सर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एफएम के। क्या है सर क्वेश्चन, ER प्राइवेट लिमिटेड हैज अ पेड अप कैपिटल ऑफ 2,50,000 कंसिस्टिंग ऑफ 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है जी। मार्केट प्राइस है बेटा 24 रुपये विद PE ऑफ 8, बेटा मार्केट प्राइस अभी 14 रुपये चल रहा है, प्राइस अर्निंग रेशियो इनका 8। द कंपनी इज प्लानिंग टू परचेज द प्लांट विच विल कॉस्ट 5 लाख, दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड
अर्निंग बिफोर प्रॉफिट एंड टैक्सेस इज 2 लाख। बेटा एक 5 लाख का ये लोग प्लांट खरीदने की सोच रहे हैं जो आपको EBIT 2 लाख पर एनम कमा के देगा। सर इससे बढ़िया तो कोई प्लांट ही नहीं है, 40% का रिटर्न दे रहा है आपको। इन्होंने कहा 2 अल्टरनेटिव है, या तो हम 100% इक्विटी से पैसा उठाएं या दोनों से 50-50 उठा लें। कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है, 12% दे रखी है। इक्विटी शेयर बेटा 10 वाले हैं जो कि 10 रुपये प्रीमियम पे इशू होंगे, यानी कि 20 रुपये का इशू होगा। ये तो मैंने अभी आपको रिवीजन क्लास में क्वेश्चन कराया है। पीई सर जो है लीवरेज फर्म का मतलब, लीवरेज मतलब सर जहाँ पे डेट ले लेंगे, यहाँ पे सर पीई घट के हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, टैक्स रेट होगा सर हमारा 40%। हमसे पूछा है कि भैया किस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करें अगर हमें मैक्सिमाइज करना है बेनिफिट टू द शेयर होल्डर। सर शेयर होल्डर्स को मैक्सिमाइज कब होता है बेनिफिट, जब आपका एमपीएस हाईएस्ट हो। तो क्या करेंगे सर, दोनों अल्टरनेटिव के केस में एमपीएस निकालेंगे और भैया दिखा देंगे कि हमारा किस में सबसे ज़्यादा आ रहा है। चलिए तो हम निकालते सर प्रॉफिट। सबसे पहले हमने निकाला एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। एग्जिस्टिंग ईबीआईटी क्या हमें दे रखा था, हाँ जी बिल्कुल दे रखा था, 2.5 लाख रुपए है। अगर हम सर 5 लाख पे 2 लाख कमाते हैं तो 2.5 लाख पे कितना कमा रहे होंगे, एक सेकेंड, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी कहाँ से लेके आए भाई, ठीक है डिराइव करा है मैं सर। एग्जिस्टिंग ईबीआईटी की जरूरत भी नहीं है, उसमें नहीं पड़ते। हम सीधे देखते हैं सर 5 लाख अगर मैं रेज करूंगा तो मैं 2 लाख एडिशनल पैसा कमाऊंगा। तो आप देखोगे ऑल्टरनेटिव 1 के अंदर आप 2 लाख एडिशनल कमाओगे, ऑल्टरनेटिव बी के अंदर भी आप 2 लाख एडिशनल कमाओगे। लेकिन सर ऑल्टरनेटिव बी के अंदर आप डेट रेज करोगे कितने के, 2.5 लाख के, और 2.5 लाख पे 12% इंटरेस्ट दे दोगे, 30,000 रुपये आपका इंटरेस्ट के नाम पे चला जाएगा। टैक्स लेस कर दोगे 40%, ठीक है जी। तो आपका सर अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा नए प्रोजेक्ट से एक जगह 1,20,000, 1,02,000। ठीक है सर, जो हमारी एग्जिस्टिंग अर्निंग थी वो हमने ऐड कर दी, तो बेटा टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आ गई हमारी। बेटा नंबर ऑफ शेयर्स ले लिए, बेटा अभी एग्जिस्टिंग तो 25,000 शेयर थे। इसके बाद बेटा हमने 50,000 शेयर कैसे आ गए सर, हमने 5 लाख रुपए रेस करे होंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 20 रुपये के हिसाब से, तो 25,000 हमने नए शेयर इशू करे होंगे। तो बेटा जब हमने सर इक्विटी से पैसा रेस करा तो 25,000 शेयर हमने इशू करे, तो 25 + 25 यहाँ पे 50,000 शेयर हो गए। तो हमने ईपीएस कैसे निकाला सर, टोटल हमारी अर्निंग डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। बेटा थर्ड केस में देखें तो हमने यहाँ पे सर खाली 2.5 लाख रुपये मार्केट से उठाया होगा, ठीक है जी, इन फ्रॉम इक्विटी शेयर्स। तो बेटा यहाँ पे 12,500 शेयर इश्यू होंगे, तो पुराने 25 नए 12,500, तो बेटा 37,500 टोटल शेयर यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे ईपीएस आ गया है। अब सर ईपीएस निकल के आ गया, उसके बेसिस पे हमें क्या करना है सर, ईपीएस को मल्टीप्लाई करना है हमें पी रेशियो से, हमारा एमपीएस आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे सर 8 था एग्जिस्टिंग, बेटा यहाँ पे भी 8 था क्योंकि लीवर्ड फर्म थी हमारी, लीवर्ड फर्म में उसने कह दिया 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 7 से करा। ठीक है जी, और इस तरीके से हमने मार्केट प्राइस निकाल दिया। हमने कहा भैया सबसे ज़्यादा फायदा है जब 50% कैपिटल और 50% डेट में जाओगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से बेटा हमने सिनेरियो बना के क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अच्छा ये भी देख लो सर, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट की हमने कैसे कंप्यूटेशन करी है ना जी। अभी देखो आपको क्या दे रखा है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है आपको 24 और पीई दे रखा है 8। तो अगर मैं इससे अर्निंग निकाल दूं अभी की, तो पीई कितना होता है सर, एमपीएस अपॉन ईपीएस। बेटा पीई दे रखा है आपको 8, एमपीएस दे रखा है 24, तो क्या मैं ईपीएस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते सर। ईपीएस सर मैं निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3 रुपीज़। ठीक है जी, 3 रुपीज़ पर शेयर मेरी ईपीएस आ जाएगी। बेटा 25,000 मेरे अभी शेयर हैं, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरी कितनी रही होगी, 25,000 इंटू 3 यानी कि 75,000। तो बेटा एग्जिस्टिंग अर्निंग हमने ऐसे निकाली है, आप देखोगे यहाँ पे हमने ऐड कर रखी है एग्जिस्टिंग अर्निंग 75,000 तीनों केस में। ठीक है जी, तो टोटल ईपीएस हमने निकाल दिया है। तो बेटा इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व हो गया है।
और इसके साथ साथ हमने FM का पेपर पूरा डिस्कस कर लिया है। तो बताइएगा बेटा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसी लगी है, क्या आपने इसमें नया सीखा है। मैं जरूर कह सकता हूँ आपने कम से कम 3 पॉइंट इसके अंदर नए सीखे हैं। तो बेटा वो तीनों पॉइंट भी आप कमेंट में मेंशन करें, जिससे बाकी बच्चों को भी पता चले कि भाई इसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या नई नई चीज़ें सीखी हैं। चलिए जी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली बना के उसे अपलोड करूंगा। चलिए जी, इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर। जल्दी बेटा कॉस्ट की वीडियो भी लेके आएंगे, कॉस्ट के पेपर की, वो भी हम अपलोड करेंगे। चलिए जी, इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।